नमस्कार। जम्मू दूरदर्शन के एक मुलाकात कार्यक्रम में मेरे और राजेश्वर सिंह राजू की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज दूरदर्शन का ये स्टूडियो बहुत फख्र महसूस कर रहा होगा। हमारे बीच जो महान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी। सर, हमें बहुत खुशी हो रही है आप यहाँ पर आए और हमसे बातचीत करने के लिए। मैं अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहती हूँ, खैर सभी जानते हैं कि प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी की जो शख्सियत है उसे थोड़े से समय में हम समेट नहीं सकते। इसके लिए बहुत वक्त चाहिए, फिर भी हम जितना हो पाएगा उतना आप तक इनकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू शहर की तंग गलियों से निकलकर और मगोत्रा मोहल्ला जो कि एक तंग गली में ही है, वहां से निकलकर एक विस्तृत आकाश होना, ध्रुव तारा हो जाना, ये साधारण बात नहीं है, बहुत असाधारण है। और हम जानते हैं कि किस तरह से इनका ये सफर रहा होगा। इस सफर के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर साहब जम्मू यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में साबका एचओडी रह चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में ये अध्यक्ष रहे हैं, एचओडी रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस में भी साबका डीन रह चुके हैं। हाई एनर्जी फिजिसिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 250 से 300 तक इनके पेपर्स छप चुके हैं। ये तो है एक इनकी शख्सियत का एक पहलू। अब दूसरी तरफ आएं तो एक उत्कृष्ट कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। कुछ एक नाटक भी इन्होंने डायरेक्ट किए हैं और एज एन एक्टर भी 2 ड्रामाज में हिस्सा लिया है और एक बहुत ही संवेदनशील कवि हैं। डोगरी संस्था जो कि हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी कहूँ संस्था है, जो डोगरी की तहरीक के लिए, डोगरी के विरसे के लिए बहुत देर से काम कर रही है। 1944 में इसकी स्थापना की गई। तब से 1944 में ही प्रोफेसर मगोत्रा का जन्म हुआ। तो ऐसा कहें कि शुरू से ही कुछ ऊपर वाले की तरफ से ही ऐसा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। प्रोफेसर मगोत्रा इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत संवेदनशील व्यक्ति, जो कि हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जो नए कलाकार हैं, जो नए राइटर्स हैं, खास करके उन्हें बहुत बढ़ावा देते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है, पावर पैक्ड पर्सनालिटी है, ऊर्जा का एक पुंज है, ऊर्जा स्रोत है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। प्रोमिला जी, आपका बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से आपने शुक्रिया मेरा परिचय दिया, इसने मुझे थोड़ा भावुक भी कर दिया और मुझे ये भी लगा कि थोड़ा आपने ज़्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। असल में कोई अगर आपका आदर करे, आपको प्यार करे, आपसे स्नेह करे तो अच्छा लगता है, और इसमें मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। अच्छा ही लगता है जी। और लोग तो अपनी सारी जिंदगी इसी के लिए रहते हैं कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा आदर दें, उनको प्यार करें। आपने ऐसा कहा, आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। कुछ बातें जो मेरे जहन से निकल गई वो ये कि गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, फिजिकली फिट रहने के लिए जिम करते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए और जो युवा पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रोफेसर, बात करूंगी मगोत्रा मोहल्ला से यहां तक का सफर कैसा रहा और कितने ही स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स होंगे जो आपसे प्रेरणा लेकर बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं।
साहित्यकार हैं जिनके आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका भी तो कोई प्रेरणा स्रोत रहा होगा। दरअसल प्रेरणा स्रोत रहा नहीं, रहे हैं जी। जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में मैंने अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखा है, वो सभी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जिस घर में पैदा हुआ, मेरी माँ मेरी प्रेरणा थी, मेरे पिता मेरे प्रेरणा थे। अब उनकी प्रेरणा लेने के लिए तो आप किसी छोटे बच्चे से भी प्रेरणा ले सकते हैं जी। मैं तो ये समझता हूं हर इंसान से, हर चीज से सीखा जा सकता है, और जब तक आप सीखते हैं तब तक आप प्रेरणा लेते ही रहते हैं। तो मेरी जिंदगी के सफर में बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आपने मेरी जो इतनी शुरू में मेरे बारे में इतना कहा, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं आज जो भी हूं ये सब मैंने बहुत से लोगों से लिया हुआ है। मैं वही हूं जो मुझे सारे मुआशरे ने दिया है, सारे समाज ने दिया, और वही मैंने अपने से कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वापस पहुंचाऊं। प्रेरणा के बारे में इसलिए मैं नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा, बात लंबी हो जाएगी। किससे प्रेरणा ली? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों से प्रेरणा ली। साहित्य का शौक बचपन से ही हो गया, इसलिए साहित्य की प्रेरणा भी मिल गई, और अच्छा साहित्य पढ़ने को मिल गया। जब बच्चे मेरे ज़माने में जासूसी पंजा, जासूसी दुनिया और ये कहानियां पढ़ रहे थे, उस वक्त 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में मैं शरद चंद्र पढ़ रहा था, टैगोर पढ़ रहा था। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो नहीं पढ़ा था। मैंने जासूसी दुनिया भी पढ़ी है, जासूसी पंजा भी पढ़ा है, मैंने प्यारेलाल आवारा भी पढ़ा है, मैंने गोविंद सिंह भी पढ़ा है। इन सब लोगों को पढ़ा है और उसके बाद इधर आया हूं। इसी से आगे जाके मैंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ईस्ट एंड वेस्ट भी पढ़ा। मैंने विवेकानंद की 16 वॉल्यूम भी पढ़ी हैं, उनके लेक्चर्स की। तो पढ़ने में मैंने ना अपने पे कोई बंदिश रखी है, ना मैंने रुकावट रखी कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। जो मेरे हाथ में आया मैंने उसा पढ़ा, सबसे प्रेरणा मिली, ये मैं कह रहा हूँ। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से, अपनी साइंस के क्षेत्र में कितने लोग हैं जिनसे आप प्रेरणा मिली, जिनको मैं मिला हूं। अपने टीचर से, प्राइमरी स्कूल के टीचर से, रणवीर हाई स्कूल जब मैं वहां पढ़ता था, वहां के टीचर से, सीधे साधे साधारण टीचर से इतनी अच्छी बातें मिली, इतनी प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा के बारे में आपने मुझे पूछा, मैं इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता कि उनसे। पहली बार कब कहानी आई? कहानी मैंने पहली, देखिए मेरा जन्म आपने बताया 1944 में हुआ, तो पहली कहानी जो मैंने लिखी वो, अगर आप वैसी कहानी ढूंढना चाहें तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 64 में मैंने बीएससी की, तो 64 से 2 साल पहले की बात होगी। तो उस वक्त मैंने एक महा रोमांटिक किस्म की कहानी लिखी थी और एक गजल भी लिखी उर्दू की और पढ़ी भी, और वो मेरे साथियों को पसंद भी थी, लेकिन वो कोई इस किस्म का सीरियस लिटरेचर नहीं था। जो सही मायने में जिसको मैं अपनी कहानी समझता हूँ, आज भी मेरी कहानियों में शामिल है, वो मैंने 1972 में लिखी, नाली ते कीड़े। वो मेरी किताब जमीन में शामिल है, वो मेरी पहली कहानी। प्रोफेसर साहब, एक्चुअली प्रोग्राम की बंदिश है कि हम तीनों डोगरे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ी हिचकिचाहट होती है बात करते हुए, ये फैक्ट है। लेकिन आप नहीं समझते सर, जब हम किसी डोगरे से बात करते हैं तो हम लोग या तो इंग्लिश या हिंदी या उसी की भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। अगर पंजाबी होगा, हम डोगरे होंगे तो हम चलो मान लिया पंजाबी में बात करके उससे थोड़ा इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर डोगरा होगा तो उससे डोगरी में बात करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्यों हिचकिचाहट अभी भी है, जबकि डोगरी अब बहुत आगे निकल चुकी है, 8th शेड्यूल में है, हर जगह पर डोगरी का जो साहित्य है उसका वर्चस्व ना भी कहें तो कहीं पीछे नहीं है, कमतर नहीं है। आप मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। और बड़ा इस वक्त रेलेवेंट भी है। इसके दो पहलू। अगर आप अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी भाषा से निकलकर बाहर दूसरी ऐसी भाषा में जाना पड़ेगा जिसको ज्यादा सुनने वाले, ज्यादा देखने वाले, ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, जैसे आज का कार्यक्रम, जैसे आज का कार्यक्रम है। इसके थ्रू डोगरी साहित्य दूर तक जाएगा। हाँ। डोगरी के जो महान साहित्यकार हैं जैसे सर आप हैं, जिन्होंने डोगरी के विस्तार के लिए कार्य किया है, दूर दूर तक लोगों को पता चलेगा, डोगरी की चर्चा होगी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आपस में डोगरे क्यों डोगरी नहीं बोलते, उससे भी ज्यादा खतरनाक अपने बच्चों से क्यों डोगरी नहीं बोलते, वो तो आने वाली पीढ़ी है। उसके पीछे ऐतिहासिक कारण हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस वक्त हमारे डोगरों के बीच में आ गया, इसके बारे में तो विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन वो है। क्योंकि हमारे राज दरबार में ऐसा था कि डोगरे हमारे राजा थे, लेकिन बाकी का जितना इंतजामिया थे, दीवान, वजीर, दूसरे लोग, उनमें काफी जम्मू के बाहर के लोग थे, क्योंकि हुकूमत एस्टैब्लिश करनी थी और पंजाब के एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए थे। हमारे गुलाब सिंह जी की बहुत बनती थी बाहर, लोग उनको जानते थे, उनके साथ उन्होंने अपने साथ उन लोगों को लाया। तो हुकूमत का काम वो कर रहे थे और उनकी भाषा पंजाबी थी। पंजाबी बड़ी खूबसूरत भाषा है, हमें बड़ी अच्छी लगती है। पंजाबी में अद्भुत साहित्य रचा गया है, लेकिन वो उनकी भाषा हो गई तो जो डोगरे थे उनको ये लगा कि हमारे ऊपर जो हुकूमत, हालांकि राजा जो थे वो तो डोगरी बोलते थे, लेकिन बाकी के दफ्तरों में जो ऑफिसर्स थे, जो दूसरे थे, वो पंजाबी बोलते थे। तो इनको ये लगने लगा कि ये अफसरों की और सुपीरियर लोगों की भाषा है। यही कॉम्प्लेक्स पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी के बारे में है, क्योंकि अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। तो ये हो गया कि ये हुकूमत करने वालों की जुबान है, इसलिए ये सुपीरियर है। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो अभी तक हमारे अंदर से नहीं गया, वो हमारे साथ है। और इससे छुटकारा पाना ही था कि डोगरी संस्था ने 1944 में ये प्रण लिया था, संस्था ने अपने तौर पे, कि हम डोगरी के साहित्य के रचना के लिए और डोगरों में गर्व की भावना लाने के लिए और डोगरों में एक आत्मसम्मान जगाने के लिए एक संस्था का निर्माण करेंगे। वो कोशिश जारी है। ऐसा नहीं है आज हमारा डोगरी साहित्य कहाँ तक पहुंचा हुआ है, भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाता है, इसमें रिसर्च होती है, साहित्य अकादमी इसको रिकॉग्नाइज करती है। ये सब कदम डोगरों में आत्मसम्मान भरने की तरफ कदम है। थोड़ा टाइम लगता है। डोगरी ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गया, उसको सहेजने के लिए तो डोगरी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप समझते हैं कि अगर डोगरी कल्चर को, लिटरेचर को, या फिर जो सभ्यता समझ लीजिए आप, डोगरों की सभ्यता जो रही है, उसको सहेजने के लिए पहले डोगरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेज में उसको प्रसारित किया जाए। जो ये बात, मैं अगर इसको एक दूसरे संदर्भ में लूं, टैगोर ने कहा था कि मैंने अपनी सारी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा अपनी मातृभाषा में हासिल की है, बंगला में। अमर्त्य सेन ने यह कहा कि मेरी शुरू की सारी पढ़ाई मेरी अपनी मातृभाषा में हुई। तो जो लोग अपनी मातृभाषा से बचपन में जुड़ जाते हैं और उसमें उनमें एक महारत हासिल कर लेते हैं, उनके लिए कोई दूसरी भाषा सीखना या दूसरी भाषा में जान पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। टैगोर ने खुद ही तो ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में,
उन्होंने ही किया, इंग्लिश में भी उनका इतना बड़ा नाम था। तो ये जो बात है ना कि किसी साहित्य को समझने, किसी कल्चर को समझने के लिए अपनी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, ये सही है, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है कि शब्द इकट्ठे करके उसका ढेर लगा दिया है। उसमें हमारा कल्चर, उसमें हमारे ट्रेडिशन, उसमें लोगों की सोच, उसमें हमारे मुहावरे। मुहावरे क्या हैं? क्रिस्टलाइज्ड थिंकिंग है, जो लोगों ने अपने तजुर्बे से कुछ हासिल किया है, वो हमारी डोगरी के मुहावरे, डोगरी के ख्वान जिनको हम कहते हैं, और हमारा लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोक गीत, ये सरमाया है जिसमें हमारा पूरा शब्द नहीं है डोगरी के, जी। कल्चर है। आपने रविंद्रनाथ जी की बात की, तो मैं प्रमोलिया जी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बेसिकली ललित सर डोगरी राइटर हैं, चाहते थे जैसे आप इंग्लिश में महारत रखते आप इंग्लिश में लिख सकते थे। उस दौर में जब आपने लिखना शुरू किया तो उर्दू में ज्यादातर लिखा जाता था, यहाँ पे डोगरी में पब्लिकेशन होती नहीं थी। गर्व करने की बात यह है, जैसे ये कहते हैं कि बंगला में जो लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, गुरु जी द्वारा, उन्होंने किया ट्रांसलेट इंग्लिश में खुद ही, तो सर ने भी तो किया है, डोगरी में लिखा है, और हिंदी के जाने माने कवि हैं आज, लेकिन अपनी ही मूल जो रचनाएं हैं डोगरी, उनका अनुवाद खुद ही किया है हिंदी में, और विस्तार लिया पब्लिकेशन ने, दूर दूर तक जो डोगरी नहीं जानते थे उसके हवाले से फिर इनकी रचनाएं दूर दूर तक की। अभी जो सर ने बात की कि जो नई पीढ़ी है उसको एहसास से कमतरी है, मतलब नई पीढ़ी में नहीं है। मैं ये समझती हूँ सर कि बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं मिली हूँ, हमारे घर के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि आपने हमें डोगरी क्यों नहीं सिखाई जी। अब हमारे घरों का वातावरण पूरा डोगरामयी है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा रह जाता है जो एहसास से कमतरी की बात की आपने कि हमारी भाषा गरीबड़ी भाषा है। तो ये आपको नहीं लगता ये एक बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है? और आप देखते हैं यूट्यूब में आए दिन अपने ही अंदाज में जो नई पीढ़ी है वो फोक सॉन्ग्स को कन्वर्ट करके फ्यूजन बनाकर, तो आपको नहीं लगता ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है और इसको आगे बढ़ना चाहिए? इसी के साथ मैं ये कहूंगी, आप भी यूट्यूबर हैं और आप सुनो जी टैगलाइन के साथ अपनी कविता पढ़ते हैं, तो इस तरह के जब जो चीजें हैं जब होना शुरू हो जाएंगी, हमारा यूथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ डोगरी के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। पहली खुशकिस्मती की बात तो मेरे लिए ये है कि मेरे साथ राजेश्वर राजू हैं और आप हैं। जो बातें मुझे समझानी चाहिए, कहनी चाहिए, वो आपकी तरफ से प्राकृतिक तौर पर ही आ रही हैं। आप खुद आपसे इंस्पायर्ड है सर, आपकी बातें आप सवाल पूछते हैं और दूसरे फिक्रे में ही उसका जवाब दे देते हैं। सही बात है। लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि डोगरी का भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि उसमें ये है किताबें नहीं बिकती। शायद आप भी पूछेंगे किताबें ज़्यादा नहीं जाती, बच्चों के साथ डोगरी नहीं बोलते। ये सब सही बात है, सही है। हमारी पीढ़ी ने गलतियां की हैं, हमने अपने बच्चों के साथ डोगरी नहीं बोल के अन्याय किया है उनके साथ। आप साइकोलॉजिकली दिस इज ए फैक्ट कि जो बच्चे एक भाषा में महारत नहीं रखते, खासतौर से अपनी मातृभाषा में, उनकी कॉम्प्रिहेंशन में कमी रह जाती है, क्योंकि वो खिचड़ी में सोचते हैं। उनकी भाषा खिचड़ी होती है, हिंदी, डोगरी, पंजाबी। एक प्योर जो थॉट है, जो बेसिक क्रिस्टलाइज थॉट है, वो आता नहीं, मातृभाषा में ही आता है। वो मातृभाषा में ही आता है, एक भाषा में। हम ये बात आपकी ठीक है। और दूसरे आपने ये भी कह दिया ना जो कि हमारी ये जो गलती है, हमारी ये जो ज्यादती है या नाइंसाफी है, वो इसका विद्रोह कर रहे हैं जी। और एक बार उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया है तो ये हल भी हो जाएगा। विद्रोह वही है जी। अपने यूट्यूब्स पे अपने कार्यक्रम बना के, आज आप देखिए कितनी संस्थाएं हैं बनाई हुई डोगरी की मीडिया पर जी, इंटरनेशनल व्हाट्सएप लेवल पे, फेसबुक पे, आप कहीं देखिए, और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मेरे जैसे बूढ़े लोग सोच सकते हैं भाई ये डोगरी ठीक नहीं बोलते, इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या ये जो जानकारी दे रहे हैं इतिहास के बारे में उसमें ये कमी है, वो कमी। आई थिंक वी शुड कंसिडर दोज थिंग्स। वो अलग बात है। आप उनका उत्साह देखिए,
आप उनका जोश देखिए जी जी जी। और वो भावना देखिए कि वो अपनी भाषा के लिए, अपने कल्चर के लिए जी। कुछ करने को तैयार हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो लोग आ जाएं जी जो उनको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग उनको गाइड पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कर सकते हैं, जो उनको आगे एक प्रेरणा दे सकते हैं कि इसमें पहले उन लोगों के उत्साह को, उन लोगों की प्रेरणा को प्रोत्साहित कीजिए और इसको अप्रिशिएट करिए और इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए कि हमारी भाषा कहाँ की कहाँ जाने वाली है। दूसरा आपने कहा था वो कि मैं खुद डोगरी में लिखता हूँ फिर हिंदी में कर देता हूँ, वो वही बात है जो हम कर रहे हैं। ना किसी भाषा से दुश्मनी करिए, ना किसी भाषा से नफरत कीजिए, हर भाषा को प्यार कीजिए, अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में सोचिए, फिर उसको उन भाषाओं में ले जाइए जिनका क्षेत्र विस्तृत है। जो साइंटिस्ट भी हैं तो आप इसको बेटर कन्वे कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मेरी मातृभाषा डोगरी है तो मैं डायरेक्ट अगर इंग्लिश में लिखता हूं तो मुझे ट्वाइस ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। बेसिक थॉट तो मुझे डोगरी में आएगा, उसकी फिर मैं डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन कर नहीं पाऊंगा, पहले हिंदी करूंगा, तो थर्ड अटेम्प्ट है मेरा इंग्लिश। तो वो कहीं ना कहीं वो प्रवाह या परिवेश छूटता है कहीं ना कहीं। असल में अनुवाद में ये है ही, आप जो कर रहे हैं ना वो अंदर ही अंदर अनुवाद कर रहे हैं। जो अनुवादक हैं वो कागज के ऊपर अनुवाद करते हैं। अनुवाद का ये एक लाइन होती है ना, लास्ट इन ट्रांसलेशन। कितना कुछ साहित्य का ट्रांसलेशन में गुम हो गया, लेकिन तब भी हम तक रशियन लिटरेचर पहुंचा है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर पहुंचा है, फ्रेंच लिटरेचर पहुंचा ही है ना, ये ट्रांसलेशन होकर हमारे पास आया। सब कुछ ना सही, लेकिन उसकी कोई स्पिरिट तो आपके पास आ जाती है, उसका रंगत आपके पास आ जाती है, यही काफी है। आदमी की तो कोशिश यही है। मैं तो ये कहता हूं कि आदमी अगर अनुवाद ना भी कर रहा हो तब भी वो अनुवाद कर रहा होता है। उसके मन में जो विचार आते हैं वो हमेशा भाषा के साथ नहीं आते, एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। फिर जब उनको आप शाब्दिक रूप देते हो और दूसरों तक ले जाने की कोशिश करते हो तो आप अनुवाद ही कर रहे हो जी उनका। जी। पिछले सवाल के साथ ही जुड़ता हुआ अगला सवाल ये है कि नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को डोगरी के साथ जोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डोगरी की सार्थकता को वाकई लगना चाहिए कि हाँ, अगर हमने डोगरी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रखा है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट थ्रू इट। डोगरी संस्था ने बहुत इस सिलसिले में अपना बहुत बड़ा योगदान ये दिया। मैं जानती हूँ बहुत साल पहले और अभी चल रहा होगा, जो बच्चे केएस एस्पिरेंट्स थे उनको कोचिंग दी जाती थी, लेकिन फिर भी ये देखने में आया है सर कि जो बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, संस्था भी मेहनत कर रही है, किताबें मुहैया करवा रही है और फैकल्टी मुहैया करवा रही है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उनको पढ़ाकर तैयार करते हैं, फिर भी जो पास रेट है, जिससे कि एनकरेजमेंट मिलता, वैसा नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? देखिए, इसके कुछ एक दो कारण बहुत से हैं। मैं कोशिश करता हूं थोड़े से जो मूल कारण हैं उनकी तरफ कह लूं। डोगरी को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए, कश्मीरी के बारे में भी ये लागू हो जाता है, डोगरी को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए 2003-2006 में सरकार के ऑर्डर आए हुए। अब समझते हैं कि डोगरी पढ़ाई जा रही है, डोगरी तो पढ़ाई नहीं ना जा रही प्राइमरी लेवल पर, वो रह गया कागजों में। जी। अगर डोगरी को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता और जो बच्चे हैं वो प्राइमरी से डोगरी पढ़ के ग्रूम होते, ग्रेजुएशन करते, एमए करते, तो उनका जो एक्सप्रेशन था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी डोगरी की, वो बहुत बढ़िया होती। आज बच्चे ने सारी अपनी पढ़ाई हिंदी और अंग्रेजी में की
और बीए के बाद वो आके कहे कि अब मैं डोगरी में पेपर दूंगा, टफ हो जाता तो उसको जुड़ना उसके साथ मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, डोगरी संस्था या यूनिवर्सिटी या बच्चे खुद मेहनत करके ये कर रहे हैं और बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हमने उनको ऑनर भी किया है। जिन बच्चों ने डोगरी लेकर केएएस किया, आईएएस किया, हमने डोगरी संस्था की तरफ से उनको ऑनर किया है, एनकरेज करने के लिए। लेकिन उनकी कठिनाई को हम समझते हैं। जी। मैं बच्चों को ये कहता हूं, अगर आपने डोगरी का सब्जेक्ट लेकर, जो मेरे पास आते हैं, अगर आपने पढ़ाई करनी है, और आज डीडी के माध्यम से भी यही कह रहा हूं, और करना चाहिए, आप अगर डोगरी का सब्जेक्ट लेके करना चाहते हैं तो पढ़ाई तैयारी करने के साथ साथ रोज दिन में 5 पेज डोगरी के लिखने की प्रैक्टिस करिए। जी। सही है। जो लोग हिंदी लिखते हैं वो सोचते हैं हम डोगरी लिख सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। जी। ऐसा नहीं है। हमारी टोन्स हैं, हमारी गल 2 तरीके से कही जाती है। मेरी गल सुन ते मेरी गल्ला पर उन्हें चंड मारी। जो आप ये गल है, ये अलग है, गल अलग है। गल सीधी है, गल के बीच में टोन है। ये जो लिखने वाले हैं इनको समझ आना चाहिए। इस किस्म की और कठिनाइयां मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ये जो बच्चे सीखेंगे तो होगा। ये कठिनाई हम सबको समझनी चाहिए। जो हम लोग हैं डोगरी के, बच्चों को ये बात बतानी चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद करके लाना चाहिए। बच्चे तो बड़े टैलेंटेड हैं और वो इतनी कठिनाई के बावजूद भी उनमें से बहुत से बच्चों ने आईएएस की है, केएएस किया है। अब बात करते हैं डोगरी संस्था की। जी। डोगरी संस्था बहुत देर से, सिंस इट्स इंसेप्शन 1944, बहुत तहे दिल से, पूरी लगन और तनदेही से डोगरी की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अभी कोरोना के टाइम में आपकी तरफ से बहुत कुछ किया गया। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में खुद बताएं। जब कोरोना शुरू हुआ जी, तो कुछ देर के लिए तो हमें ये लगा कि जैसे जिंदगी ठहर गई है, ऐसे ही साहित्य भी ठहर गया है। क्या करें? कोई गोष्ठी नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मतलब कुछ करने को जिससे आप साहित्य को आगे प्रोत्साहित कर सकें, वो नहीं। मेरा ये विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर साहित्य लिखने की प्रेरणा देने के लिए जरूरी है कि उसने जो लिखा है वो किसी ना किसी तरीके से दूसरों के साथ शेयर हो और उसकी एप्रिसिएशन आए। एक बार ऐसी प्रोसेस चलेगी तो फिर वो आगे लिखने की उसको प्रेरणा मिलती है। कोरोना ने ये खत्म कर दिया। वो गोष्ठियां खत्म हो गई, वो महफिलें खत्म हो गई कि जिधर आप जाके अपनी चीज पढ़ते थे। डोगरी संस्था की भी होगी, कार्यक्रम ठप हो गए। लेकिन देखिए कि हर कठिन परिस्थिति में भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको आप कहते हैं क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यू आर राइट। तो वो आ जाती है। सबका ध्यान गया कि अगर ये नहीं हो रहा तो कोई दूसरा तरीका तो हो। डोगरी संस्था ने शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर गोष्ठियां शुरू कर दी। हमारी चलती थी गोष्ठी डोगरी संस्था की तरफ से 15 दिन के बाद, फोर्टनाइटली। ऑफलाइन ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन होगी, बस वही। और क्या हुआ दूसरी बात देखिए, तो सब लोग नोट करें इस बात को। जिस ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारे पास 20 राइटर आते थे और 30 दर्शक होते थे बैठे हुए, जब ऑनलाइन हुआ हजारों दर्शक हो गए, हजारों। और जो पढ़ने वाले थे वो भी हुए, हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। जब चाहे प्रचार और प्रसार में उसने काफी मदद की, बहुत मदद की। की। इंटरनेशनल लेवल पे डोगरी संस्था की रीच बढ़ गई, डोगरी की रीच बढ़ गई। 7-8 हजार का हमें वो आता है, व्यूअरशिप आती है। कहाँ 30-35 लोग और कहाँ 7-8 हजार। और फिर हमने
मुशायरे करने शुरू कर दिए। फिर हमने कहानी गोष्ठियां उसके ऊपर की। इस कहानी गोष्ठी में तो सच्ची बात है कि लोग आते ही नहीं थे। जी जी जी। कहानी गोष्ठी सुनने को कौन आता है? लेकिन जब कहानियां आपने इंटरनेट पे सुनाई तो लोगों को आने की जरूरत नहीं है। बेड में लेटे हुए हमारी कहानी सुन रहे हैं, जैसे माताएं कहानी सुनाती थी, बच्चे लेट के सुनते थे। कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, अगर बीच में आधी रह गई तो दूसरे दिन ऑन करके आप सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमें एक टूल मिला। ये कोरोना के कारण ये हमें टूल मिला। मैं तो ये कहता हूं कोरोना चला जाएगा पर ये टूल जाने नहीं देना है। जी, इसे कंटिन्यूटी रखना, इसको कंटिन्यूटी रखनी है। हमारी दूसरी चीजों के साथ साथ ये चलता रहना चाहिए। जी। और मुझे पता है शायद आज का प्रोग्राम भी YouTube पे जाएगा और जब लोग हम जो आज बात कर रहे हैं इसको बाद में कभी भी देख सकते हैं। इसमें एक फर्क सर रहता है कि आमने सामने बैठ के जो इंटरेक्शन होती है, जो आंखों के भाव एक दूसरे से समझ में आते हैं, जब पूछा जाता है वो चीज वहां पे कहीं ना कहीं दर्शकों के हवाले से मिस होती है। लेकिन फिर वही बात है, ब्लेसिंग डिस्गाइज, कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है और वो चीजें रहती हैं फॉर एवर। कितने सालों के बाद आप दोबारा वो चीज देख सकते हैं। कमेंट्स लिख के भी दर्शक अपना पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअली जोर शोर से। एक चीज है उसको कहते हैं संप्रेषण। जो संप्रेषण है ना वो साहित्य दूसरे तक पहुंचाने के लिए बड़ा जरूरी है। आप देखिए कोई बड़ा अच्छा भाषण करता है ना, जो बहुत अच्छा भाषण करने वाला है, उसको आप कहिए सिर्फ कैमरे के ऊपर भाषण कर दे। जो वो ऑडियंस के सामने भाषण करता है और जो कैमरे पे भाषण करता है, कैमरे का भाषण 1/10 भी नहीं होता। वही बात जब आप बोलते हैं दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आती है या आपकी बात सीरियस बात को सुन के उसके चेहरे पे जो भाव आता है सोचने का, वो आपको आगे बोलने के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नए विचार भी आ जाते हैं बोलते बोलते। तो ये तो है ही, लेकिन आप देखिए कि हमने ये गवाया लेकिन हमारे पास कितना कुछ हमने पाया उसमें। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखनी चाहिए। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी रेगुलर इनकरेजिंग साइन है, बेसिकली प्रोत्साहित करता है अपने आप को भी और लिटरेचर के हवाले से भी, कि रेगुलर बुक्स छप रही हैं, है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ किताबों के बाद वो रुझान या फिर जो पेस कह लीजिए वो नजर नहीं आती। या तो उनका फोकल पॉइंट होता है कोई एम्बिशन ऐसा, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, आप बेहतर जानते हैं, वो अचीव कर लिया तो उसके बाद आपकी डोगरी लैंग्वेज में, मातृभाषा में लिखने की जो आप कहते हैं प्रतिभा है, उससे आप कहीं समझौता करते हैं। फिर आपकी नजर पड़ती है मैं क्यों ना अब राष्ट्रभाषा की तरफ चला जाऊं, क्योंकि मेरे में इतना कुछ हुनर है, क्यों ना मैं उसको साझा करूं थोड़े और विस्तृत लेवल पे। फिर वहां से निकल के आप चले जाते हैं फिर ग्लोबल लैंग्वेज की तरफ, इंग्लिश की तरफ। जी जी। मैं सर एक बात का रेफरेंस लेना चाहूंगा। एक बार मैं वेदराही जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो जब स्ट्रगल के दौर में वो मुंबई में थे, एज फिल्म मेकर जाना चाहते थे, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि कुछ उनकी कहानियां परचेज भी की गई, उन पर काम हो नहीं रहा था। फिर सर्वाइवल तो था, फैमिली के साथ वहां पे थे। उन दिनों पत्रिकाएं अच्छा खासा पे किया करती थी। एक बड़ी नामी ग्रामी पत्रिका थी, उसके एडिटर का उनको फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कहानी लिखना शुरू करो। उन्होंने कहानी लिख दी, चलो ठीक है कुछ पैसा आ जाएगा, घर का खर्चा चलेगा। कहानी लिख के दे दी, छपी नहीं। तो हर जो राइटर होता है उसकी कहानी ना छपे वो तो जिस दिन एडिटर के पास जाता है, फिर भैया आपने बोला था। तो उनको सोच ये थी कहानी छप जाएगी, पैसा भी आएगा, दोनों में से कोई चीज नहीं हुई। तो वहां पर जाके कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुक्स में तो पब्लिश किए हैं उनकी सहमति से, कुछ बड़े नाम थे जो आज भी हम जानते हैं कि बड़े बहुत बड़े साहित्यकार। तब लॉबी सिस्टम हुआ करता। उन्होंने कहा कि अगर तुम वेदराही की कहानी छापोगे तो हम नहीं लिखेंगे आपके लिए। तब कुछ नामों के कारण ही पत्रिकाएं भी बिका करती थी। लेकिन वेदराही जी ने कहा कि उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं। उसने उससे एडिटर को कहा कि अगर तू मेरी कहानी छापना भी चाहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम मूल में लिखूंगा डोगरी में, खुद ही ट्रांसलेट करके तुझे हिंदी में दूंगा, मैं हिंदी में कभी नहीं लिखूंगा। आप नहीं समझते सर, जैसे मैंने बोला ये छलांग मातृभाषा से फिर दूसरी तरफ राजभाषा फिर ग्लोबल लैंग्वेज जरूरी है, या फिर आपको जैसे आप खुद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि अपनी मातृभाषा का खुद ही ट्रांसलेट कर लो दूसरी भाषाओं के लिए, या फिर बाकी वाले करेंगे। ये आपने कुछ ऐसी बातें की। देखिए हर क्षेत्र में जो बहुत अच्छा होता है
उसके साथ कुछ ऐसा भी होता है जीवन के हर क्षेत्र में जो कोई बड़ा अच्छा नहीं होता। आपने जो इशारा किया है ना, वो उसी तरफ है। साहित्य क्यों रचा जाता है, ये उसके साथ संबंधित क्वेश्चन है। साहित्य क्यों लिखना है, क्यों लिखा जाए? तो जो लोग साहित्य लिखते हैं कि उनको उसमें लिखने में खुशी मिलती है, उस चीज़ों से गुजरते हुए, कविता लिखते हुए, कहानी लिखते हुए, उसमें उस एक्सपीरियंस से गुजरते हुए जो एक खुशी हासिल होती है, कुछ लोग उसके लिए लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि लिख लिया, उसके बाद दूसरों को सुनाएंगे। जो अपने जैसे लोग हैं, जब उनको अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग लिखते हैं कि मैंने लिख लिया तो मुझे वो वाला पुरस्कार मिलेगा, मुझे वो वाला, मैं जानता हूं आप किस तरफ इशारा कर रहे थे, वो पुरस्कार मिलेगा। वही बंदिशें हैं। जो लिखते ही जी शुरुआत में ही ये सोचता है कि मैं पुरस्कार के लिए लिख रहा हूं, वो एक दो कहानियां लिखकर, 2-3 किताबें छापकर, कविताएं लिखकर बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा या तो पुरस्कार मिल गया है या मिलेगा या मुझे मिल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक तौर पे, जो अपने मन के प्यार से और अपनी उस मानसिक जुड़ाव के कारण जो साहित्य रच रहा है, वो साहित्य रचता रहेगा। आत्मसंतुष्टि के लिए। आत्मसंतुष्टि है, नहीं दूसरी भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे आत्मसंतुष्टि होती है। लेकिन अगर मैं अपनी कोई अच्छी कविता आपको सुनाऊं, आप जैसे व्यक्ति को, और आप कहो कि अच्छी है, और मुझे दिल में यकीन हो कि आप मेरे लिए सिर्फ वो नहीं कर रहे जिसको डोगरी में चोली चुकी कहते हैं, आप वो नहीं कर रहे, और आप सचमुच में आप कविता के जानकार हैं और आपको लगा मेरी कविता अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ आत्मसंतुष्टि नहीं होती, इसकी चीज की भी संतुष्टि होती है कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति को मेरा लिखा हुआ अच्छा लगा, उसकी भी खुशी होती है। आत्मसंतुष्टि तो है ही। वो लिखते रहते हैं, वो लिखते रहेंगे। जिन्होंने सिर्फ इनाम के लिए लिखना है, अब उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ये कहा ना कि ऐसा हर जगह है, हर जगह है। 8 किताबें आपकी अभी तक छप चुकी हैं। ज़मीन को स्टेट एकेडमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा माया को हेलो माया स्टेट एकेडमी अवार्ड, और चेतन दियां गलियां को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। तो ये प्रोज है। पोइट्री ने डोगरी च पुछां ते पोइट्री ने कतों तुंदे पित ठोरे, तुंदी आत्मा दे। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन। जी बताएं। कई बार इस सवाल को मैंने सोचा, इसका क्या जवाब दूं जी, कि पोइट्री कब मेरे मन में आ गई। असल में मुझे पता ही नहीं लगा। या तो ये शुरू से ही थी, या तो शुरू से ही थी, मैंने लिखी नहीं जी, या जब ये आई तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं अंदर मेरे चली गई। मुझे तब भी पता, इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं लगा, कि मेरे इसमें शामिल एक कविता है, होने का एहसास जी, अपने होने का एहसास डोगरी में। तो वो मैंने ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, मैंने लिख दिया, अपने एक दोस्त को सुनाया। उसने कहा ये तो कविता है। मैंने कहा ये कविता है? कहता हाँ ये कविता है। आप समझिए, मुझे तो दूसरों ने बताया जी कि आपने जो लिखा है वो कविता है, ये कविता है, नहीं तो मैं कहानी ही लिखता था। आज मैं ये सोचता हूं कि मुझे कविता से प्यार है, मुझे कविता से बहुत पुराना प्यार है जी। और मन ही मन कविताएं रचता हूंगा जी। वो कहीं मन ही मन में डूब जाती होंगी, कहीं मेरे क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में कहीं चली जाती होंगी। ये डोगरी साहित्य का मतलब अब प्राउड मोमेंट है कि आपको वो याद आया कि अंदर कुछ कविता पक रही है, तो उसे मैं शब्दों में बयान करूं। ये वाकई डोगरी साहित्य के लिए बहुत बड़ा समृद्ध खजाना है। तो क्यों नहीं राजेश्वर जी, हम सबसे पहले कविता सुने। हाँ, एक कविता हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहते हो जी। चलिए, अब मेरे पास तो जो है वो प्रोग्राम आपका इसमें चल रहा है हिंदुस्तानी में,
हाँ हाँ कविता तो डोगरी में है नहीं, जो मेरे कोई बात पास। जी। कविता का शीर्षक है शिव। शिव। सब उठे है, सब उठे है, पर जहर शिव न पीता। क्या बात। सब उठे है, पर जहर शिव न पीता। जहर शिव न गे की पीता, जहर शिव न गे की पीता, जहर शिवगी गे की पीना पौंदा है। क्या बात। जहर शिवगी गे की पीना पौंदा है, शायद इस करी जे शिव मुकुट नहीं लांदा। क्या बात। शायद इस करी जे शिव मुकुट नहीं लांदा, रतन जड़त संघासने पर नहीं बौंदा, उसी देवता खुआने दी कोई लालसा नहीं। बहुत खूबसूरत। उसी देवता खुआने दी कोई लालसा नहीं। बाकी ते मुकुट लाई है, संघासने पर बही है, देवता लभना हुंदा है। क्या बात। धना हरा संघासन डोलने पर उनका देवतापन खतरे च पई जांदा है। क्या खूबसूरत। पर शिव, शिव ते बिंदास, बहुत अच्छा। नशे च मस्त मलंग, पिंडे पर स्वाह मली नचक, निडर अपनी मस्ती च नचने वाला नटराज है। क्या बात। बहुत खूब। सृष्टि दी रचना शक्ति दा पूरक, ये लोग जानते हैं जी उनकी अर्धांगनी है, जी जी, वो शक्ति है जी। सृष्टि दी रचना शक्ति दा पूरक, जेदा तांडव जीवन ते मरण दा भेत मेसी दिंदा है, उसी निक्का मुट्टा जहर क्या आखदा, उसी निक्का मुट्टा जहर क्या आखदा, ओदे कोला ते जहर भी डरदा हा, हिम्मत नहीं करी सकिया गले खाल उतरने दी। क्या खूबसूरत विचार है। बहुत खूब। जेड़े देवते मुक्टें ते हारें दी चाह नहीं रखदे, जेड़े देवते मुक्टें ते हारें दी चाह नहीं रखदे, शमाना दा चन्न उंदा ताज ते धरती दा नागराज उनके गले दा हार बनी है, अपने आप की धन मनदे। बहुत खूब सर, ये बहुत तो सर हमारी खुशकिस्मती है कि आपने कविता लिखना शुरू किया और ऐसी कविताएं डोगरी साहित्य को प्राप्त की। मुख्तसर से शब्दों में सर बता दीजिए, एक बार मैंने आपको फूड चैनल था कोई, उसमें खाना पकाते हुए देखा। माएं दा मदरा, खट्टा मीट, छोले दाल और भी है अंबल। दसो कि ये प्रैक्टिस का नतीजा है या भी कदे कदे बनाते हो सर? आखदे ना, एक बार मेरे बुजुर्ग है एक आखले, ललित मैं छोटा हा, ललित तू क्या बनना चाहना अपनी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं छोटा सा था। मैंने उनको जवाब दिया, उन्होंने मुझे बाद में सुनाया। उन्होंने कहा आपने मुझे पता क्या कहा था? मैंने कहा क्या? आपने कहा था मैं सब कुछ बनना चाहता हूं। देखो, इस जिंदगी का एक बार मिलना है जी, और जो देखना है, जो भोगना है, भुगतना है, एक ही बार करना है। इस जिंदगी का कोई पहलू छोड़ने को मन नहीं करता जी। आप छोड़ने मजबूर हैं, छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए मुझे खाना खाने का भी शौक है, खाना बनाने का भी शौक है। तो ट्रैकिंग आपको कितनी हेल्प करती है सर इसमें, राइटिंग में? ट्रैकिंग आप इस उम्र में भी ट्रैकिंग करते हैं और अच्छी खासी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग तो मुझे लगता है कि प्रकृति के निकट जाने का और अपने आप को जी अपने सामने साबित करने का मौका देती है कि मैं अभी हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं ये कर सकता हूं। प्रोफेसर ललित मंगोत्रा, उनकी शख्सियत की इन्ने लौके हरे टाइम स्पैन च समेटना कठिन गै नहीं, बहुत मुश्किल है, असंभव है। असमेत करने जे प्रोफेसर साहब अपने मसरूफियत थोड़ा समा और कड़गन कदें ते स्टूडियो आउंगन, सारे कन्नै गलबात करगन, जेड़ा किश रही गया वो जरूर अपने विचार सांझे करगन। जंदे जंदे तुंदी कविता दे दो पंक्तां मैं सांझियां करना चाहां। जेले तू लग्गे जे तू अंदरों अंदरी मरा करना है, जेले तू लग्गे जे तू अंदरों अंदरी मरा करना है, तामी अपने जीवन दे रंग ढंग कायम रखिया। उंदे आस्ते जेड़े तुगी दिखिए जींदे न, के पता उंदे इरखे दे बत्तर च तू पड़ती है पौंगरिया में। इससे पॉजिटिव नोट करना मिगी
ते राजेश्वर सिंह राजू होरेंगी दियो इजाजत। नमस्कार ते सर तुंदा बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक